माननीय पूर्वा जोशी जी, श्री निर्मल कुमार सेठी जी, डॉक्टर उज्जवल पटनी, देवी और सज्जनों, जब किसी पुरस्कार की घोषणा होती है तो बोलना बहुत कठिन होता है। अपने सम्मान के बारे में कुछ कहना बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन न बोले तो धृष्टता होती है। मित्रों, मैं मानता हूं कि हमारा जो समाज है ये उदार, बड़े दिल का समाज है। हमारे यहां रास्ते पर पड़े एक पत्थर को अगर कोई सिंदूर लगा दे तो लोग उसके आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। मैं भी रास्ते पर पड़ा एक ऐसा पत्थर हूं और आज आपने सिंदूर लाकर मुझे सम्मान दिया। डॉक्टर पटनी कह रहे थे कि मैं अपनी सफलता की कहानी बताऊं। मित्रों, आज जो दिखता है टीवी पर, आज जो ग्लैमर दिखता है, ताकत दिखती है, मेरी कहानी ऐसी कोई ताकत वाली, ऐसी कोई ग्लैमर वाली कहानी नहीं है। और आज मैं यहां आया हूं, उसकी दो वजह है। अगर मेरे जीवन में सफलता मिली है, अगर मुझे आज आपके सामने गर्व से सिर उठाकर खड़े होने का मौका मिला है, अगर आज आप लोगों ने मुझे सम्मानित करने का फैसला किया है, इसके पीछे जैन समाज का उपकार है, इसके पीछे आपकी करुणा है, ममता है। मित्रों, बचपन बहुत अभावों से गुजरा था। जब मैंने आंखें खोली, पुरानी दिल्ली में सब्जी मंडी में तीसरी मंजिल पर एक 10 बाई 10 का कमरा था। उसमें 7 भाई, एक बीमार पिता, बीमार मां, बहन, 10 लोग रहते थे। इतनी जगह नहीं थी कि हम उस फर्श पे सब लोग सीधे सो सके, तो जैसे कपड़े के थान दुकान में रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक तख्ते लगाकर ऐसे सोते थे। नहाने के लिए हम गली के नुक्कड़ पर एक नल था, वहां जाते थे और 2 बाल्टी पानी भर के एक मां के लिए, एक बहन के लिए ले आते थे। पढ़ने के लिए मैं पड़ोस में एक रेलवे स्टेशन था, वहां पर रात में बत्ती होती थी, लाइट होती थी, वहां पढ़ते थे जाके। साधारण कॉरपोरेशन का स्कूल था। खाने के लिए कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कई कई दिन भूखे रहते थे। आज आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे याद आता है कि उस जमाने में अमेरिका से पाउडर का दूध आता था गरीबों के लिए, तो लाइन में लग के उसके डिब्बे ले आते थे। कई कई दिन वो पाउडर का दूध पी के काम चलता था। लेकिन ऐसे समय में किसी ने मुझे स्कॉलरशिप दी, किसी ने यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए, किसी ने स्कूल की फीस दी। और ये करने वालों में एक कोई जैन साहब थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, मेरे पिताजी को जानते थे, लेकिन उनका उपकार आज भी मेरे दिल पर है। ये जैन समाज की करुणा थी। आज भी मेरे दिल पर उसकी बहुत छाप है। उस समय सपने भी नहीं थे। मुझे याद है कि हमारे मोहल्ले में एक घर में टीवी था,
तो हम लोग उस घर में टीवी देखने जाते थे। उस ज़माने में जो बुज़ुर्ग लोग हैं जानते होंगे, सिर्फ दूरदर्शन एक चैनल था और दूरदर्शन पे जो फिल्म है, आधी फिल्म शनिवार को और बाकी फिल्म रविवार को आती थी। तो शहीद भगत सिंह की एक फिल्म थी, हमने शनिवार को आधी देखी। जब रविवार को मैं देखने गया तो उन्होंने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं जब घर वापस लौटा तो आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा कि क्या बात है, क्यों इतने उदास हो? तो मैंने कहा कि मैं उनके घर टीवी देखने गया था, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, देख नहीं पाया। मैं 9 साल का था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बाबूजी ने कहा कि किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो, तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। वो वाक्य बाबूजी का जीवन सूत्र बन गया। सपने बड़े देखने लगे। अच्छे नंबर आए तो एक बेहतर स्कूल में एडमिशन हुआ। फिर वहाँ अच्छे नंबर आए तो मुझे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने का मौका मिला। विजेंद्र जी यहाँ हैं, ये भी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में थे। उस कॉलेज के लोग आज गिने तो अरुण जेटली भारत के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री हैं। रोहिंटन नरिमन मेरी क्लास में मेरी डेस्क पर बैठते थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उस समय तो कोई नहीं सोच सकता था कि हमारे साथी विजेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, दिल्ली के बड़े नेता हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर पहुँचे हैं। कोई फिल्म में है, कोई मीडिया में है, कोई जुडिशरी में है, कोई राजनीति में है। इन सब लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, लेकिन संघर्ष था, साधन नहीं थे। और मैं हमेशा अपने बाबूजी को याद करता हूं, वो बहुत प्रेरणा देते थे, इंस्पायर करते थे। और यही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, यही मेरी सफलता की कहानी है। मुझे याद है एक दिन जब 2-3 दिन तक खाना नहीं मिला था तो बाबूजी ने पूछा कि किस बात का दुख है? तो मैंने कहा गरीबी है, अभाव है। तो उन्होंने एक 4 वाक्य कहे थे। उन्होंने कहा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मित्रों, मैं आज जैन समाज के लोगों से यही करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, आपकी करुणा, आपकी दान देने की शक्ति बनी रहे। मेरे जैसे किसी गरीब को, मेरे जैसे किसी अभाव में रहने वाले बच्चे को आप मदद करें, वो शायद जीवन में कुछ कर पाए, और इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। दूसरा कारण मित्रों, मैं यहां आया उसकी वजह, मैंने मुनिश्री तरुण सागर जी के बारे में पढ़ा है, कई बार इनके प्रवचन मैंने टीवी पर सुने हैं। जैन समाज ने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया, मरने मारने से दूर रहने का संदेश दिया। और मैं आज इसलिए आया हूं कि मेरी मान्यता है, अगर दुनिया भगवान महावीर के इस संदेश को मान ले तो शायद दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी, सब सुखी हो जाएंगे। परसों हमने इंडिया टीवी पर दिखाया कि कैसे एक अमेरिका के पत्रकार को इराक में कैसे उसकी हत्या की गई। हर रोज देखते हैं आतंकवाद में सैकड़ों लोग मरते हैं। हर रोज इस बात को महसूस करते हैं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए अरबों रुपए हथियारों पर खर्च किए जाते हैं। अगर अहिंसा का संदेश मान ले ये दुनिया, तो ये सब पैसा स्कूल के काम में, एजुकेशन के काम में, हेल्थ के काम में, हम जैसे गरीबों के काम में, उनको जगह देने के लिए, उनके संस्कार देने के लिए, उनको बड़ा बनाने के लिए लग सकता है। सिर्फ एक बात भगवान वीर के मान लें, मित्रों, जब
संघर्ष से कोई बड़ा बनता है, एक डर हमेशा रहता है कहीं मन में अपनी सफलता का अहंकार ना आ जाए। एक हमारे बाबूजी कहते थे, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धन माप्नोति धनाधर्मम ततः सुखम। विनय से ही सब कुछ मिलता है, विद्या मिलती है, उससे धन मिलता है, उससे धर्म मिलता है, धर्म से सुख मिलता है। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि अगर जीवन में सफलता मिले, आप बड़े बने, तो अहंकार नहीं आना चाहिए। यह मानवता का दुश्मन है। और मैं आपका आभारी हूं कि आज आपने यहां बुलाकर मुझे सम्मानित किया है। आप जो पुरस्कार मुझे देने वाले हैं, ये पुरस्कार मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि संघर्ष से सफलता मिले, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए। मित्रों, जीवन में बहुत ऐसे मौके आते हैं जब फिसलन दिखाई देती है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब लगता है कि आदमी अपने कर्तव्यों से, अपने मूल्यों से दूर चला जाएगा। आपका यह सम्मान मुझे हर वक्त इस बात की याद दिलाता रहेगा कि मैं अपने कर्तव्यों से विचलित न हूं। आपका यह प्यार मुझे इस बात की हमेशा याद दिलाता रहेगा कि समाज के प्रति जो मेरा दायित्व है उसको मैं पूरा करूं। भगवान मुझे इसकी शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात सुनी। अब जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये जैन समाज की अदालत है, आपकी अदालत है, मैं हाजिर हूं। आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, अच्छे सवाल, मीठे सवाल, कड़वे सवाल। और मुझे बहुत भरोसा है आज के जज मुनि श्री तरुण सागर जी का कि उनसे मुझे न्याय मिलेगा। सर वहीं से करें। आज माननीय श्री रजत शर्मा जी की कहानी सुनकर हमारी नज़रों में उनका कद, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी गरिमा 100 गुना 1000 गुना बढ़ गई। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने बुलाते वक्त ये कभी नहीं सोचा था कि इतनी हम्बल बिगनिंग उनकी होगी, और इतनी हम्बल बिगनिंग से, थोड़ा सा कम करेंगे, इतनी हम्बल बिगनिंग से वो इस मुकाम पर पहुँचे होंगे। और इस बात से एक बार फिर हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सब कहाँ जन्म लेते हैं और किन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और कब तक पहुँचना चाहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके परिवार, आपके इतिहास ने आपको क्या दिया। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपने परिवार और अपने भविष्य को क्या देने जा रहे हैं। साथियों, हम आज रजत जी का नया रूप देख रहे हैं। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। अभी तक तो आपकी अदालत में वो ट्रेडमार्क रूप देखा था। सर, कुछ 2-3 सिंपल क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। आपसे कड़वे प्रश्न करने की मेरी हिम्मत तो है नहीं। रजत जी, आप किसी भी परिस्थिति में, आपका इतना बड़ा अनुभव है, आप अक्सर टीवी पे जान जाते होंगे कि जो इंटरव्यू देने आया है या टॉक शो में आया है वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। उसके बावजूद भी आप अपनी वो ट्रेडमार्क वाली मुस्कुराहट को कैसे बरकरार रख पाते हैं? देखिए, जैसे अब आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर दिल में ईमानदारी हो, काम के प्रति निष्ठा हो और सामने वाले का डर न हो, तो चेहरे की मुस्कुराहट कभी नहीं जाती। सर, मेरे ख्याल से आज ये आपका सबसे लंबा स्पीच रहा होगा जो आपने बिना मुस्कुराए दिया है। जी। आपने कहा कि ऐसी जो जीवन की बात बताइए, तो इसलिए मुझे ये सब बात याद आई और मुझे ये शेयर करना पड़ा। और जब मैं इनके साथ बैठा था, मंच पे बात कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बातें कहिए कि जो हमारे लोग हैं उनको प्रेरणा मिले। मुझे मालूम नहीं कि प्रेरणा मिल पाएगी क्या नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से यदि प्रेरणा मिली हो तो दोनों हाथ उठा के जोर से जयकारा लगाएं। सर, आज का दूसरा सवाल है। सर, आपका एकमात्र टीवी प्रोग्राम है जहां पर आप कागज पत्तर पूरे लेके खड़े होते हैं, सामने वाले के पास कोई गली नहीं छोड़ते, तुरंत आप डॉक्यूमेंट्स निकाल कर दिखाते हैं।
आज तो सर आप बहुत ऊंचाई पे हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने कभी कोई भय नहीं हुआ कि इन पर इस तरीके से आक्रमण कर रहे हैं, इस तरीके से कड़वी बात कर रहे हैं? मैं आपके साथ क्योंकि अब अदालत में है और सच बोलना है, 21 साल पहले आपकी अदालत शुरू हुआ था और पहली पर्सनैलिटी इसमें लालू यादव थे, दूसरे खुशवंत सिंह थे और फिर टीएन सेशन। ये सब लोग ऐसे लोग थे जो अपने ज़माने में दबंग माने जाते थे, जवाब देते थे। लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि 21 साल से हर हफ्ते मैं बहुत तैयारी करता हूँ। कई बार 2-2 दिन 3-3 दिन कमरे में बंद रह के तैयारी करनी पड़ती है। आज भी उसी निष्ठा से, उसी ईमानदारी से तैयारी करता हूँ। और 21 साल पहले जब मैं पहला शो करने शुरू किया था तो पाँव कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, माथे पे पसीना था। और आज भी, कल जब मैंने शो रिकॉर्ड किया था मेरा यही हाल था। लेकिन जब तक ये अनाउंस नहीं होता कि 10 सेकंड्स टू गो, 9 सेकंड्स टू गो, और फिर जब लाइट्स ऑन, कैमरा एक्शन जब कहते हैं, उसके बाद क्या होता है मुझे मालूम नहीं। उसके बाद न डर होता है, न किसी तरह की चिंता होती है, और कहां से कैसे सवाल निकलते हैं मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। तो सर ऊपर वाला शायद आपके माध्यम से अपनी बात कहता है। आपको बताऊं पट्टी जी, अभी जब नरेंद्र मोदी आए थे आपकी अदालत में चुनाव के दौरान, तो 21 बरस में जितना लोगों ने आपकी अदालत को देखा, उसका हाईएस्ट एवर जो रिकॉर्ड व्यूअरशिप थी वो उस शो की थी। और मुझे भी बहुत चिंता थी, बहुत डर था क्या सवाल पूछे जाएं। चुनाव का मौका था, ईमानदारी से पूछना है। जो लोग उनके मन में सवाल, उनसे ये पूछना कि आपने वो मुसलमानों की गोल टोपी मत लगाना क्यों मना कर दिया था। मैंने उनसे ये भी पूछ लिया कि आजम खान ने आपको कुत्ते के पिल्ले का बड़ा भाई कहा। लेकिन अब सोचता हूं तो डर लगता है ये कैसे ये सवाल निकल गए। और ये उनकी मानता है कि उन्होंने इन सब सवालों के हंसकर जवाब दिए। मुझे याद है रेणुका चौधरी जो कांग्रेस की नेता हैं, वो आई थी एक कार्यक्रम में, तो जब वो मिनिस्टर थी कांग्रेस की सरकार में, तो मैंने उनसे कुछ उनके हस्बैंड के बारे में पूछने लगा। उन्होंने कहा रजत जी पहले आप रुकिए। मैंने कहा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी शादी हो गई? तो मेरे मुंह से निकला आपका इरादा क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्षण होते हैं जिसमें प्रश्न निकलते हैं, लेकिन वो बहुत तैयारी वाले प्रश्न नहीं होते, ये ऑटोमेटिक आते हैं। कैसे आते हैं मुझे इसका मालूम नहीं। मुझे लगता है कि आपके जैसे बुजुर्गों की, आपके जैसे लोगों का आशीर्वाद है, कृपा है, इससे ये ताकत मिलती है। सर अंतिम प्रश्न, रजत शर्मा जी का सबसे बड़ा सपना क्या है जो पूरा होना बाकी है? मेरा सपना है, और बड़ा सपना है मित्रों, और वो सपना ये है, और वो सपना पूरा करने में मुझे आप सब लोग का सहयोग चाहिए। मैं चाहता हूं इस देश में हर गरीब बच्चे को, हर अभाव में रहने वाले बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने की सुविधा मिले। और इस सुविधा के लिए उसे सरकार के आगे हाथ न फैलाना पड़े। उसे आप जैसे लोग, उदार हृदय लोग, देश के लोग, हम तय करें। हम अपने जीवन में एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे, एक बच्चे की मदद करेंगे, यह पूरा देश शिक्षित हो जाएगा, देश की किस्मत बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।